प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक टास्क दिया था। आज योगी आदित्यनाथ ने उस टास्क को करीब करीब पूरा करके मोदी को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने मोदी को निमंत्रण भी दिया। महाकुंभ में आइए और सनातन का सबसे बड़ा अनुष्ठान देखिए। प्रधानमंत्री ने न्योता स्वीकार कर लिया है। मोदी महाकुंभ में जाएंगे और ये तय है, बस तिथि तय होना बाकी है। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मोदी और योगी ने कई महाप्रयोग किए। 50 करोड़ हिंदू वोटर को सनातन की भव्यता और दिव्यता दिखाने के लिए प्रयागराज को चुना गया। यह प्रयोग अयोध्या से भी बड़ा है और इसका कैनवास यूपी में होने वाले 2027 के चुनाव से आगे तक जाता है। यह 2029 का पहला प्रयोग है जिसकी सफलता की गारंटी लगभग 100% है। सनातन का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। एक ऐसा अनुष्ठान जैसा पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा आयोजन जैसा पहले किसी ने नहीं किया। एक ऐसा महायज्ञ जिसे पहले कभी कोई नहीं कर पाया। प्रयागराज में जो अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है उसे कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता, कोई दूसरा राज्य नहीं कर सकता। ने वो बीड़ा उठाया है। इस आयोजन का निमंत्रण लेकर मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए। योगी ने मोदी को महाकुंभ आने का औपचारिक न्योता दिया। मोदी, योगी और सनातन का सबसे बड़ा आयोजन, 45 दिनों का महामेला और करीब 50 करोड़ हिंदू एक स्थान पर, एक शहर में। 22 जनवरी के बाद 13 और 14 जनवरी का अनुष्ठान सबसे भव्य, सबसे दिव्य होगा। पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या तृप्त हुई थी। इस साल प्रयागराज महाकुंभ से समस्त सनातन संतुष्ट होने जा रहा है। दिल्ली से नरेंद्र मोदी आएंगे। योगी आदित्यनाथ पहले से वहां होंगे। देश भर से सनातनी श्रद्धालु आएंगे। कम से कम 100 देशों के रहने वाले हिंदू महाकुंभ आएंगे। जरा कल्पना करके देखिए, उत्तर प्रदेश के सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में डुबकी लगा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम पर आरती कर रहे होंगे। वो कैसा अद्भुत दृश्य होगा। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय। सनातन का वो अविस्मरणीय क्षण होगा। एक ऐसा क्षण जिसे देखने का मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज की इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महाकुंभ में सनातन का हर रंग दिखेगा। महाकुंभ में सनातन का हर रंग दिखेगा। यहां सनातन का हर तरंग दिखेगा। जब सन्यासियों और श्रद्धालुओं का संग होगा तब संगम तट पर सनातन का उमंग दिखेगा। मोदी और योगी मिलकर सनातन का कैसा इवेंट कर रहे हैं, यह आयोजन कितना बड़ा है, इसका स्केल कुछ नंबर से समझिए।
इस धरती पर इंसानों की जितनी आबादी रहती है, उस कुल आबादी का लगभग 6% हिस्सा प्रयागराज शहर में इकट्ठा हो रहा है। यानी संसार का हर 16 में से एक आदमी महाकुंभ आ रहा है। महाकुंभ को यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा नहीं कहा जाता। 2013 के प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 12.5 करोड़ लोग आए थे। तब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2019 में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में प्रयागराज में कुंभ लगा। उस आयोजन में हेड काउंट 2 गुना हो गया। 2019 में लगभग 25 करोड़ लोग प्रयागराज कुंभ आए। अब तक के हिसाब से 2019 का कुंभ इस संसार का सबसे बड़ा इवेंट है। 2025 सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। 2025 महाकुंभ में 50 करोड़ सनातनी श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की संभावना है। महाकुंभ के मेला अधिकारियों का यह शुरुआती अनुमान है। श्रद्धालुओं की संख्या इससे बढ़ भी सकती है। प्रयागराज में संगम तट पर जितने लोग आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की कुल आबादी के 2 गुने से भी ज्यादा है। रूस की आबादी से 3 गुना ज्यादा लोग एक शहर में आने वाले हैं। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के लगभग है, जबकि रूस की आबादी 15 करोड़ से भी कुछ कम है। जबकि महाकुंभ में 50 करोड़ लोग आने वाले हैं। यह संख्या अमेरिका की आबादी से भी अधिक है। अमेरिका की आबादी लगभग 35 करोड़ है। महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है। महाकुंभ का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्र मां गंगा और यमुना के तट पर ही संपन्न होता है। और आयोजन के लिए हम लोगों के पास दिसंबर तक का समय होता है। उससे पहले 1 माह अधिक तक काफी बरसात थी। यानी जो बरसात 15 सितंबर तक पूरी हो चुकी होती वो 15 अक्टूबर तक निकली। यानी हमारे पास कुल 2.5 महीने का समय था। 10,000 एकड़ से अधिक भूभाग को महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार करना, उसका मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को फिर जमीनी धरातल पर लेकर के पेंटून ब्रिज कैसे तैयार होने हैं, चेकर प्लेट कैसे लगनी है, कैसे वहां पर पेयजल की व्यवस्था आदि पहुंचानी है, कैसे 70,000 से अधिक विद्युत के पोल स्थापित करने हैं और उन पे बिजली की व्यवस्था भी उनके साथ जोड़ करके देखनी है। एक एक कार्य को इन 2.5 महीनों के दौरान ये हमारी यहाँ की प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। ये टेंट सिटी देख रहे हैं आप। 4000 हेक्टेयर में फैली ये टेंट सिटी दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। यहाँ एक समय में 10 लाख लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, नहा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। इस टेंट सिटी में 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट लगाए गए हैं। जी हां, 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट। यहां रहने वाले 10 लाख लोगों के हिसाब से बताएं तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर 666 पब्लिक टॉयलेट लगाए गए हैं। इन टेंट सिटी में लगे 5 सितारा छावनियों की बात ही क्या कहें। जिन छावनियों में मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, धर्माचार्य और शंकराचार्य रुकेंगे, वहां हर तरह का ऐश्वर्य है। जो सामान्य टेंट हैं, वहां भी किसी बेसिक जरूरत की कमी नहीं छोड़ी गई है। जो महाकुंभ है, ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है, जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं,
यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। ₹50 करोड़ लोग 45 दिनों में आएंगे, लेकिन खास दिनों पर ज्यादा लोग आएंगे। 13 और 14 जनवरी को 2 बैक टू बैक राजसी स्नान हैं। पहला राजसी स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान और दूसरा राजसी स्नान 14 जनवरी की मकर संक्रांति का स्नान। इन 2 दिनों में 5 करोड़ से 6 करोड़ सनातनी श्रद्धालु प्रयागराज आ सकते हैं। इतने लोगों के होने का मतलब होगा उस दिन प्रयागराज की आबादी 40 देशों से ज्यादा हो जाना। इसी तरह मौनी अमावस्या 29 जनवरी और बसंत पंचमी 3 फरवरी के बीच प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही हैं। बसंत पंचमी में भी हम लोगों का अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए आएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर भी भारी मात्रा में श्रद्धालु प्रयागराज में आने वाले हैं। रेलवे ने 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस अवसर पर प्रयागराज के लिए प्रारंभ की। महाकुंभ सनातन का सबसे शक्तिशाली संदेश होगा। यहां पर आने वाले श्रद्धालु जब वापस अपने घर जाएंगे तो पहले से अधिक आस्थावान होंगे। सत्य सनातन पर उनकी आस्था प्रगाढ़ होनी ही चाहिए, साथ ही यहां के इंतजामों से भी संतुष्ट होना चाहिए, तभी इतने बड़े आयोजन का उद्देश्य सफल होगा। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वो आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बसती हुई देखी। मुझे 4.5 घंटे केवल 2 सेक्टर में लगे हैं और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो टेंट सिटी बसाई, उसका एरिया इतना बड़ा है कि उसमें सबसे बड़े साइज के 160 स्टेडियम बन सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जो 25 हेक्टेयर यानी करीब 62 एकड़ में बना हुआ है। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में ऐसे 160 नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज स्टेडियम नॉर्थ कोरिया का रुंग राडो स्टेडियम है, जो 21 हेक्टेयर यानी करीब 51 एकड़ में बना हुआ है। कुंभ एरिया में ऐसे 190 रंग राडो स्टेडियम बन सकते हैं। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र स्थान वेटिकन सिटी, जहां पोप रहते हैं, वो वेटिकन सिटी 49 हेक्टेयर में फैला है। कुंभ एरिया में उस साइज के 82 वेटिकन सिटी बसा सकते हैं। 50 करोड़ सनातनी श्रद्धालुओं के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार हर सुविधा मुहैया करा रही है। महाकुंभ के आयोजन का खर्च 6,382 करोड़ रुपए है। इस अनुष्ठान पर राम मंदिर निर्माण से 3 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है। राम मंदिर बनाने में 1800 करोड़ रुपए लगे।
गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया। नई दिल्ली में नया संसद भवन बनाने में 971 करोड़ लगे। यानी महाकुंभ के खर्च में 2 नई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या 6 नए संसद भवन बन सकते हैं। जिन लोगों ने महाकुंभ के आयोजन को गंदगी का और भगदड़ का पर्याय बनाया था, उनके लिए एक सबक होना चाहिए। उस समय लोग आते थे, क्या दुर्व्यवस्था रहती थी, क्या गंदगी रहती थी। आस्था का उन्होंने सम्मान नहीं किया था। आज आस्था को सम्मान देकर के हम अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी, अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने वाला। न भूतो न भविष्यति, अनुष्ठान यूं ही नहीं हो जाता। एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पर नजर रखनी होती है, उस पर काम किया जाता है। महाकुंभ में प्रतिदिन औसतन 2000 क्विंटल चावल और 3000 क्विंटल आटे की खपत होगी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लगने वाले लंगर से इसकी तुलना करें तो महाकुंभ में 200 गुना ज्यादा चावल और 30 गुना ज्यादा आटे की जरूरत पड़ेगी। स्वर्ण मंदिर के लंगर में प्रतिदिन 10 क्विंटल चावल और 100 क्विंटल आटा लगता है। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में सिर्फ आटा और चावल पहुंचाने से काम नहीं चलेगा। इस हिसाब से सब्जियां भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, खाना पकाने के लिए बर्तन भी चाहिए और रसोई गैस के सिलेंडर भी चाहिए। योगी सरकार सबका इंतजाम कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मां की रसोई का उद्घाटन किया। महाकुंभ में आने वाले गरीब श्रद्धालुओं को यहां सिर्फ 9 रुपए में भोजन मिलेगा। पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से भोजन परोसा। 9 रुपए में 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद और एक मिठाई या हलवा। महाकुंभ में यह सब मिलेगा। 50 करोड़ लोगों को देश के कोने कोने से प्रयागराज तक लाना भी कोई छोटा टास्क नहीं है। विदेश से आने वाले श्रद्धालु हवाई जहाज से आएंगे। प्रयागराज हवाई अड्डे को देश के बाकी सभी हवाई अड्डों से कनेक्ट किया गया है। देश के हर कोने से हिंदू श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक लाने के लिए रेलवे 3300 स्पेशल ट्रेन चला रहा है। स्पेशल और रेगुलर ट्रेनों को मिलाकर 10,000 से अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर 12 भाषाओं में अनाउंसमेंट होंगे। तमिल, तेलुगु, ओडिशा, मलयालम या कन्नड़ भाषा बोलने समझने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए IRCTC ने भी प्रयागराज में अपना एक अस्थायी टेंट सिटी बनाया है। यूपी में पिछले 8 साल में हाईवे और एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया गया। अब सबका टेस्टिंग टाइम आ रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने महाकुंभ के लिए 7000 बसों का बेड़ा तैयार किया है। प्रदेश के किसी भी हिस्से से बस के जरिए प्रयागराज पहुंचा जा सकता है। प्रयागराज शहर में 350 बसों की शटल सर्विस होगी। योगी ने तीर्थराज प्रयाग जाकर इस सर्विस को शुरू किया। कुंभ क्षेत्र में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जो अपने साधन से आएंगे, उन श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए 500-550 से अधिक शटल बसेज परिवहन निगम ने लगाए हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसेज भी यहाँ पे नगर विकास के द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा ई रिक्शा और अन्य गोल्फ कार्ड आदि भी यहाँ पर उनकी सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। सिर्फ मेला क्षेत्र में 30 पांटून पुल बनाए गए हैं जिन पर गाड़ियां भी पार हो सकती हैं। ऐसे पांटून पुल बनाने के लिए लोहे के बड़े बड़े पीपों को गंगा यमुना में पानी में तैरा दिया जाता है।
फिर उनको एक एक करके जोड़ा जाता है। नदी में पानी बढ़ने पर भी ये पांटून पुल टूटते नहीं बल्कि थोड़े ऊपर होते हैं। सन्यासियों के छावनी प्रवेश से लेकर छावनी में लगने वाली बल्लियों और कपड़े तक, मेला क्षेत्र की निगरानी करने वाले घुड़सवार दल से लेकर मेला क्षेत्र में बनाए गए प्रशासनिक भवन तक, बहुत कुछ ऐसा है जो पहली बार हो रहा है। तेरह जनवरी से शुरू हो रहे मेगा इवेंट को सफल बनाने के लिए सरकार ने अपना इकबाल लगा दिया है, लेकिन जो विरोधी हैं उनको अब भी नुस्ख दिख रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि, मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु, संत, ऋषि, मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे। न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। अखिलेश यादव योगी आदित्य नाम का नाम नहीं लेते, लेकिन इशारा साफ साफ करते हैं। वैसे बता दें, महाकुंभ के आयोजन का एक मौका अखिलेश यादव को भी मिला था। 2013 का महाकुंभ अखिलेश यादव के समय में ही हुआ था। तब गंगा का पानी आचमन योग्य भी नहीं था। अव्यवस्था के कारण कई साधु सन्यासियों की मौत हुई थी। अखिलेश यादव ने 2013 के महाकुंभ के लिए आजम खान को मेला मंत्री बनाया था। 2025 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सनातन को छोड़कर अन्य सभी धर्मों के लोगों के महाकुंभ में आने पर ही पाबंदी लगा दी है। 2013 जब मैं विधायक था उस समय का कुंभ देखा हूं, उसकी अव्यवस्था देखा हूं, लेकिन 2019 का जो अर्ध कुंभ था उसकी सुव्यवस्था देखें, भव्यता और दिव्यता देखें। और जो मेरे जीवन काल में जितने भी कुंभ हुए हैं उन सभी कुंभों की तुलना में इस बार के कुंभ की बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था की गई। जब प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर जो देश दुनिया से साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि आए हैं, सभी से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और महाकुंभ में उनके आने के लिए उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि महाकुंभ में जो हमारे साधु संत पधारे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, सुव्यवस्थित उनका कार्यक्रम संपन्न हो, उसके तहत हम सबका आशीर्वाद ग्रहण करें। जो लोग पूछते हैं कि सरकार किसकी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है जिन्होंने 2013 का कुंभ देखा है और 2025 का महाकुंभ देखने आए हैं। तब और अब का फर्क उनकी आंखों में झलकता है।